हेलो फ्रेंड्स, राज आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं विज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के साथ साथ अन्य सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कार्ल लिनियस को कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली जो आईसी चिप है वह सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापी जाती है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो किए हुए थे वे थे ओरस्टेड ने। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है गैमेक्सिन। तो BHC 10% का व्यापारिक नाम जो है वह है आपका गैमेक्सिन है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? यह कंप्यूटर का मस्तिष्क तो CPU को कहा जाता है, जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो इसका सही आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही लोहे की जो सुई है वो पानी की सतह पर तैरने लगती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है आवृत्ति पर। तो ध्वनि का जो तारतम्य है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर है ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो जो लार होता है वह स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। अगला प्रश्न है, मानव आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मानव आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग संचायक बैटरी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो क्षार जो है वह अम्ल क्षार जो होता है उसमें जो क्षार है वहीं आपका लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है लोहा। तो हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली जो धातु है वह है आपका लोहा। अगला प्रश्न है, लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो इसका सही आंसर है लोहा की। तो मछलियों के जो यकृत में जो तेल होता है उस तेल में लोहे की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है, रक्त दाब किससे मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है।
अगला प्रश्न है ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ईईजी का प्रयोग जो किया जाता है वो उसका मस्तिष्क में होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है रक्त क्षीणता यानी एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है। तो शरीर में लोहे की जब कमी हो जाती है तब रक्त क्षीणता यानी एनीमिया जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है रेडियम की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर है मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अगला प्रश्न है मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है थोरियम। तो मोनाजाइट बालू में जो पाए जाने वाला खनिज है वह है थोरियम। अगला प्रश्न है नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो कार्निया जो है वह नेत्रदान में दान कर दिया जाता है, यानी नेत्रदान अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसमें अपनी आँख की कर्निया जो भाग होती है उसको वह दान कर देता है। अगला प्रश्न है धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है। तो 0 डायोप्टर। तो जो धूप की चश्मे की जो पावर होती है वो आपका 0 डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है पीत का निर्माण कहाँ होता है। तो पीत का जो निर्माण होता है वह आपका यकृत में होता है। अगला प्रश्न है पीत रस कहाँ जमा होता है। तो पीत रस हमारे शरीर की पित्ताशय ग्रंथि जो है उसमें वह पीत रस जमा हो जाता है। अगला प्रश्न है नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। तो नाड़ी दर को जो माप किया जाता है वो आपका धमनी से मापा जाता है। अगला प्रश्न है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका टार्टरिक अम्ल। तो इमली में पाए जाने वाला जो अम्ल है वह अम्ल है आपका टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है। तो फलों का जो स्वाद मीठा जो होता है वो आपका फ्रक्टोज के कारण होता है। अगर फलों में फ्रक्टोज की मात्रा अगर कम होती है तो जो फलों का स्वाद मीठा होता है वह नहीं के बराबर होता है। अगला प्रश्न है तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है आपका चीड़ से। तो जो तारपीन के तेल की जो प्राप्त की जाती है वह चीड़ से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। तो इसका सही आंसर है वी टेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। तो मिनी माता जो होती है छोटी माता जो है वह पानी में जो प्रदूषण की मात्रा होती है उसमें पारा की कमी के कारण यह पारा के द्वारा ही यह पानी के प्रदूषण से फैलता है। तो मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण में फैलता है। तो मिनी माता रोग जो पानी के प्रदूषण में जो फैलता है वह पारा के द्वारा फैलता है। चलिए अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। चलिए अगला प्रश्न है मनुष्य में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। तो इसका सही आंसर है 600.1। तो मनुष्य में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वह 600.1 होता है। अगला प्रश्न है डायनेमो परिवर्तित करता है किसको। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनेमो का जो काम है वह है आपका यांत्रिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। चलिए अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 24 घंटा। तो भी भू स्थिर जो उपग्रह है उसका जो आवर्तकाल होता है, यानी कि आवर्तकाल यानी समय जो होता है वो आपका 24 घंटा होता है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कोपरनिकस ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही रसायनों का राजा कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। तो हाइड्रोमीटर से द्रवों के आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो प्लेग को काली मौत कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है नागार्जुन को। तो भारत का जो आइंस्टीन कहते हैं वह नागार्जुन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत जो है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सिंदूर का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका HGS होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वह है आपका ऑक्सीजन। तो उस मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऑक्सीजन ही एक ऐसा तत्व है जो कि भरपूर मात्रा में रहता है। अगला प्रश्न है, गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है कैरोटीन के कारण। तो गाय के दूध में जो हल्का पीलापन जो होता है वह दूध में उपस्थित कैरोटीन की मात्रा के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय के दूध का जो रंग होता है वह सफ़ेद होता है और वह दूध में उपस्थित केसिन के कारण होता है। अगर दूध में उपस्थित केसिन की मात्रा अगर नहीं हो तो दूध का रंग सफ़ेद नहीं होता है। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों से यानी कि छिली हुई सब्जी को जब हम धो देते हैं तो धोने के बाद उसमें उपस्थित जो विटामिन की मात्रा जो होती है जो निकल जाता है वह विटामिन आपका C है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन C, जो छिली हुई सब्जियों को धोने से बाहर निकल जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो चलिए वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वह 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4.1/2H2O होता है, क्योंकि CaSO4.1 या 2H2O होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है, जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो जब दो लोग आपस में बातचीत जब करते हैं तो जो डेसिबल की ध्वनि की मात्रा जो होती है
वह आपका 30 से 40 डेसिबल होता है। तो दो लोगों के बीच में जब बातचीत होती है, साधारण बातचीत, तो उस समय उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है वह आपका 30 से 40 डेसिबल तक ही होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो लागू की गई थी वो आपका 1971 में की गई थी। अगला प्रश्न है, गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम। तो गोताखोर जो पानी में बड़े बड़े समुद्र में जो किसी वस्तु को निकालने के लिए जो जल के अंदर जाते हैं, वैसे गोताखोर अपने शरीर में अपने साथ ऑक्सीजन तथा हीलियम के गैसों के मिश्रण से भी सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सी सक्रिय रसायन है? तो इसका सही आंसर है एलिथ्रिन। तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो रसायन सक्रिय भाग लेती है वह है आपका एलिथ्रिन। चलिए अगला प्रश्न है, लहसुन किसके कारण गंध देता है? तो लहसुन जो है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, जिसका उपयोग अनेक प्रकार के औषधि निर्माण में किया जाता है और उसमें पाए जाने वाला जो गंध है वह सल्फर यौगिक के कारण होता है। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका रेशेदार कांच का। तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनाया जाता है उस जैकेट में रेशेदार कांच का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि काफ़ी टिकाऊ होता है, टिकाऊ और काफ़ी मजबूत होता है, जो कि अन्य प्रकार से अगर कोई स्थिति संकटग्रस्त स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उस समय मनुष्य के शरीर की रक्षा प्रदान करता है। इसलिए बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनाई जाती है उसमें रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान कौन होता है? तो भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का जो प्रधान होता है वह है आपका कोयला, क्योंकि कोयले के कारण से ही भारत में जो वाणिज्य स्थिति जो है वह अच्छी है। इसलिए भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान जो होता है वह आपका कोयला होता है। चलिए अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका एंथ्रोलॉजी। तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हॉट रोग किसके कारण होता है? तो आलू में जो ब्लैक हॉट रोग जो उत्पन्न होता है, यानी काला काला धब्बा जो उत्पन्न हो जाता है वह किसके कारण होता है? तो आलू स्टोर में यानी भंडारण में जो ऑक्सीजन दी जाती है उसकी मात्रा जब कम होती है तो भंडारण में ऑक्सीजन की कमी होने के ही कारण आलू में ब्लैक हॉट रोग उत्पन्न हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मुर्गियों में रिकेट्स रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन डी के कारण। तो मुर्गियों में होने वाली जो रिकेट्स रोग है वह विटामिन डी की कमी के कारण ही होता है। अगर मुर्गियों में विटामिन डी की पूर्ति रहती है तो रिकेट्स नामक रोग उत्पन्न नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है, यूरिया रक्त से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो यूरिया रक्त से किसके द्वारा पृथक यानी कि अलग किया जाता है? तो रक्त यानी खून में उपस्थित जो यूरिया होता है उसको दूर करने के लिए, अलग करने के लिए गुर्दा का उपयोग किया जाता है। तो मनुष्य के शरीर में उपस्थित गुर्दा के द्वारा ही यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक जलीय पौधे को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका हाइड्रोफाइट। तो एक जो जलीय पौधा होता है उसको हम हाइड्रोफाइट के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? तो प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम है
वह है आपका ट्रिप्सन। तो ट्रिप्सन के ही कारण प्रोटीन के पाचन में यह एंजाइम काफ़ी सहायक प्रदान होता है। चलिए अगला प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो इसका सही आंसर है रेनिन। तो रेनिन ही है जो कि दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में जिस गैस का उपयोग किया जाता है वह है आपका एसिटिलीन। तो कच्चा फल जो होता है उसको पकाने में एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र क्या है? तो पौधों में वृद्धि की जो माप की जाती है, उस जिस यंत्र से पौधों की वृद्धि की माप की जाती है वह यंत्र जो है उसका नाम है आपका क्रेस्कोग्राफ। चलिए अगला प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी तल से जो पलायन वेग का मान होता है वह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के द्वारा ही पृथ्वी तल से पलायन किया जाता है, जिसका सही मान जो होता है पृथ्वी तल से पलायन करने वाले वेग का जो सही मान होता है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर है बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वह सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का प्रथम जो न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जो है वह है आपका अप्सरा। तो अप्सरा ही एक ऐसा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है जो कि भारत का सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था भारत में। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो इसका सही आंसर है यूरेनियम। तो यूरेनियम सबसे भारी एक प्राकृतिक तत्व है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है वायुमंडल। अगला प्रश्न है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? तो क्रोमियम की मात्रा को। तो स्टील की जो कठोरता है यानी मजबूती जो होता है उसको प्रदान करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वह है आपका क्रोमियम की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो वहीं स्टील की जो वस्तु होती है वह आपका कठोर हो जाती है। इसलिए स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है, परम शून्य तापमान का मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है? तो जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का जो भाग पानी पर तैरता है वह भाग है आपका 1/10 भाग। तो इसका सही आंसर है 1/10 भाग। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दूध की जो शुद्धता मापी जाती है उस यंत्र का नाम है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर के द्वारा ही दूध की शुद्धता की माप की जाती है। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वह है आपका अवतल दर्पण।
तो अवतल दर्पण का ही उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? तो इसका सही जवाब है आपका 88 दिन। तो सूर्य के निकटतम ग्रह जो बुध है उसकी पूरी परिक्रमण काल जो होती है, एक बार चक्र लगाने का जो समय होता है वो आपका 88 दिन का होता है। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो कोयला का जो प्रकार होता है उसमें सबसे उत्तम जो सबसे बढ़िया जो प्रकार है वह है आपका एंथ्रासाइट। चलिए अगला प्रश्न है, दिया सलाई बनाने में किनका उपयोग किया जाता है? तो दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक पास्कल है। चलिए अगला प्रश्न है, खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए, जिसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन को बनाने में किया जाता है ताकि खाना उसमें से खराब नहीं हो, और खाना पकाने वाले बर्तन उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी होती है, इसलिए प्रकाश वर्ष का जो SI मात्रक होता है वो आपका प्रकाश वर्ष यानी कि दूरी को मापती है। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? तो वह आपका मुख्य अक्ष कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी जो छाया जो बनती है वह आपका अनंत पर बनती है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन धातु अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन बनाती है? तो इसका सही आंसर है जिंक। तो जिंक एक ऐसा धातु है जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन बनाती है। चलिए अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही आंसर है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। इन दोनों व्यक्ति ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। चलिए अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर है कार्य का मात्रक जूल है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना जो पदार्थ है वह तत्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है यौगिक। तो यौगिक है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना एक पदार्थ है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो किसी ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? तो कोई कण जब एक सेकंड में जितने बार कंपन करता है उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी?
तो इसका सही आंसर है 332 मीटर पर सेकेंड। तो वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वह 332 मीटर पर सेकेंड होती है, और यदि इस दाब को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल जो होगी वह आपका 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो इसका सही आंसर है सीसा। अगला प्रश्न है, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ग्रेफाइट आयोडीन में। तो यह एक प्रकार का धातु है जिसमें धातुई चमक पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। तो चलिए, एक गुब्बारे में अगर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं तो यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या इसका प्रक्रिया होगी? तो इसमें होगा आपका हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलना शुरू कर देगी। चलिए अगला प्रश्न है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर किस कारण नाचते हैं? तो कपूर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वे जल की सतह पर जिस कारण से नाचते हैं वह कारण है आपका पृष्ठ तनाव। तो इसका सही आंसर है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर तैरते रहते हैं।